आपको मैंने सिखा दी है ABC, यानी कि A से लेके Z तक सिखा दिया। TPS, उसके बाद क्या होता है? MIS, DSS, EIS या ESS, और उसके ऊपर क्या होता है? एक्सपर्ट सिस्टम। तो ABC आपने सीख ली है। अब जिस तरह स्कूलों में होता है ना कि उन ABC से हम लोग जोड़ के कुछ वर्ड्स बनाते हैं, एलिफेंट, एग्स, एप्पल, बनाना। हाँ, उच्ची बोलो पान। वो भाई का बिजनेस होने कहाँ गया आज? क्लास कैंसिल। तो ABC यू आर ऑल नो वेरी फेमिलियर। आज हमने देखने हैं कुछ सिस्टम्स जो कि उनसे मिल के बनते हैं, उन सब से मिल के बनते हैं। नंबर 1 वी हैव फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एंट्रीज भी खुद ही पास होती हैं, उन एंट्रीज से टी अकाउंट्स भी खुद ही बनते हैं, उन टी अकाउंट से ट्रायल्स भी खुद ही बनते हैं, और उन ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी खुद ही बनाएगा। और टी अकाउंट का एक और नाम भी होता है, लेजर। लेजर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो कि कंपनीज ने ज़्यादा सारे पैसे खर्च करके लगा लिया है, जिसके अंदर वो अब इंसानों पे कम मगर सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा रिलाई कर रही हैं, ताकि जो उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं वो सही से जनरेट हों और उनमें किसी भी तरह के एरर्स और फ्रॉड्स ना हो। इंसान होंगे तो देयर आर चांसेस कि वो कोई एंट्री मिस कर दें, देयर आर चांसेस कि वो किसी एंट्री को गलत रिकॉर्ड कर दें, किसी एंट्री को रिकॉर्ड करने लगे और लाइट चले जाए और बाद में भूल जाए, किसी एंट्री का डेबिट क्रेडिट उल्टा पास कर दें। तो देयर आर मल्टीपल अबनॉर्मलिटीज़ जो कि इंसानों में पाई जाती हैं, बिकॉज ह्यूमन एरर ऑलवेज एग्जिस्ट। मगर ये आईटी सिस्टम्स जो हैं ये एररलेस होते हैं, क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह की कोई इमोशंस नहीं होती है। इनसे आप सुबह के 2 बजे भी काम लें तब भी वैसा ही काम करेंगे, शाम के 6 बजे काम लें तब भी वैसा ही काम करेंगे, रात के 6 बजे काम लें तब भी वैसा ही काम करेंगे। तो देयर आर इमोशनलेस। दैट इज़ वाई लोग पैसा खर्च के ये सॉफ्टवेयर्स लगाते हैं ताकि एरर्स के चांसेस को मिनिमाइज किया जा सके। हर बड़ी कंपनी जो मल्टीनेशनल पे ऑपरेट करती है, जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, वो इस तरह के सिस्टम्स को अफोर्ड कर सकती हैं। एक स्मॉल कंपनी नहीं कर सकती, एक छोटी कंपनी नहीं कर सकती, मगर हर बड़ी कंपनी जिसने आगे मज़ीद ग्रो होना है, जिसके ढेरों कस्टमर्स हैं, ढेरों सप्लायर्स हैं, ढेरों ब्रांचेस हैं, ढेरों उसके सप्लायर्स हैं, वो किसी एक मुल्क में ऑपरेट नहीं कर रही है और ना किसी एक मुल्क की किसी एक सिटी में ऑपरेट कर रही है, वो फैली हुई है। और उन्होंने क्या करना है, उन सारे के सारे अकाउंट्स को कंबाइन करके चलना है। तो वो क्या इम्प्लीमेंट करेंगे? एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। अब पढ़ते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग स्टेटमेंट्स। कौन सी स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्लोजेस एन ऑर्गेनाइजेशनल्स फाइनेंशियल स्टेटस टू मैनेजमेंट, इन्वेस्टर एंड द गवर्नमेंट। अगर आप गौर करें तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? आपके स्टेक होल्डर्स हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेसिकली कम्युनिकेट करती है, आपके इन्वेस्टर को बताती है, आपके मैनेजमेंट को बताती है, आपके ओनर्स को बताती है, गवर्नमेंट को बताती है, तमाम तरह स्टेक होल्डर्स को बताती है कि कंपनी इस वक्त किन हालात के अंदर ऑपरेट कर रही है, कंपनी को क्या फ़ायदे आ रहे हैं, क्या नुकसान आ रहा है, क्या सेल्स हैं, कितनी परचेजेस हैं, कितने खर्चे हैं। कंपनी बोलती है, ये कंपनी की ज़ुबान है जो कि वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करने में इस्तेमाल करती है। मोस्टली लार्ज बिजनेस हैव अ बुक कीपिंग सिस्टम।
फॉर रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ देयर बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन अ रेगुलर, याद है कल बैच प्रोसेसिंग, रियल टाइम प्रोसेसिंग, तो ये अगर आप बैच में करना शुरू कर देंगे तो देर आर चांसेस कि कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, कोई ना कोई फाइल मिस हो जाए। तो इसको आपने हमेशा किस पे करना है, रियल टाइम पे करना है, ताकि मास्टर फाइल्स हमेशा क्या रहें आपकी, अप टू डेटेड। इसका फ़ायदा क्या है, सिस्टम्स हमेशा आपको रिलायबल डाटा शो करेगा, एक्यूरेट डाटा शो करेगा, कंप्लीट डाटा शो करेगा। सिस्टम के अंदर ये जो एंट्रीज हैं दे आर कमिंग फ्रॉम टीपीएस, और ये जो ओनर या जो स्टेक होल्डर बैठ के देख रहा है ये किस फॉर्म में होंगी, ट्रायल से, और टी अकाउंट्स बेसिकली क्या है आपका, तो तमाम एंट्रियां एक डेटाबेस में जा रही हैं, यानी कि लेजर्स में जा रही हैं। उन लेजर्स की एक अच्छी शक्ल, एक ग्राफिकल शक्ल, वो क्या है, ट्रायल्स, और उन ट्रायल्स को आगे ओनर्स, स्टेक होल्डर्स अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं एक शक्ल के अंदर, एक डैशबोर्ड के अंदर, वो क्या है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पर लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट्स लेट से 100 मिलियन के हैं। ओनर को ये शक्ल शो हो रही है कि सर उसके पास, उसकी कंपनी के पास नॉन करंट एसेट्स हैं 100 मिलियन के। ओनर ने इस पर किया डबल क्लिक, क्या किया, डबल क्लिक, ये ओपन हो गया। इसने इस 100 मिलियन का ब्रेकअप दिया। ब्रेकअप क्या है, एक लैंड है 40 मिलियन की, बिल्डिंग है 50 मिलियन की, फर्नीचर है 5 मिलियन का, और क्या होता है, व्हीकल हैं 3 मिलियन की, और क्या होता है, फिक्सचर्स हैं 1 मिलियन के, और क्या होता है, और क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, फिक्सचर्स, प्लांट हो गया ना, बिल्डिंग, प्लांट एंड बिल्डिंग के, और क्या होता है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल, फिक्सचर्स, हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हैं 1 मिलियन के। ये उसने डबल क्लिक किया तो इस 100 मिलियन का क्या आ गया उसके सामने, ब्रेकअप आ गया। यानी कि अब ये सफ़र तय कर रहा है पीछे की तरफ। इस लैंड पे जब वो डबल क्लिक करेगा तो इस लैंड का ट्रायल खुल जाएगा। इस पे डबल क्लिक करेगा तो पहले वो शो करेगा कि कितनी बिल्डिंग्स इस 50 मिलियन के अंदर कवर हो रही हैं। लेट्स से एक बिल्डिंग ए है, एक बिल्डिंग बी है, एक बिल्डिंग सी और एक बिल्डिंग डी है। इसका फर्दर ब्रेकअप करते हैं। 15 मिलियन इसकी कॉस्ट है, 10 इसकी कॉस्ट है, 20 इसकी कॉस्ट है, 20, 30, 40 और 5 मिलियन की एक और बिल्डिंग है। इस पर डबल क्लिक करेगा तो इसका ट्रायल खुलेगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका लेजर, इसका लेजर और इसका लेजर, करते 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 वो एंट्री लेवल तक आ सकता है। तो ये, इसको हम कहते हैं ड्रिल डाउन इफेक्ट। एग्जीक्यूटिव्स के पास ये पावर होती है कि वो EIS से सफ़र तय करते करते पीछे TPS तक आ सकते हैं, ताकि वो एग्जैक्ट एंट्री लेवल तक पहुंच के देखें कि कंपनी में कौन सी चीज़ किसने किस टाइम पे कब रिकॉर्ड की थी। वो ये भी देख सकता है कि ये जो एंट्री पास हुई है, लैंड डेबिट 5 मिलियन की, बैंक क्रेडिट 5 मिलियन से, ये किस टाइम पे पास हुई, किस एम्प्लॉय ने पास की, किसने अप्रूव की। तो ये सारी चीज़ें वो आपका स्टेक होल्डर, वो आपका ओनर देख सकता है बाय यूजिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम्स, जिसकी मदद से वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, शेयर प्राइस बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस देख सकता है, प्रॉफिट देख सकता है, ग्रोथ देख सकता है, कंपेयर कर सकता है कि लास्ट टाइम से इस टाइम में क्या फ़र्क है, रेशोज़ निकाल सकता है, एक्सपेंसेस को कैसे कट डाउन करना है वो चेक कर सकता है। तो मल्टीपल यूजेस हैं
एक आपको साउंड एंड रोबस्ट लिख लें। साउंड एंड रोबस्ट मीन्स, इसका मतलब होता है अच्छा, पायदार और लेस देन एरर्स। अच्छा, पायदार और जिसमें गलतियां ना हो, साउंड एंड रोबस्ट। सेकेंड लास्ट लाइन लिखी होगी, साउंड एंड रोबस्ट। अ साउंड एंड रोबस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम अक्रॉस इंडस्ट्रीज अगर हो तो वो गुड कंपटीशन फैलाता है। आपको पता है कि आपका जो कंपेटिटर है उसकी रिपोर्ट्स और आपकी रिपोर्ट्स जब एक जैसी होंगी, जब सेम पैटर्न पे बनी होंगी, तो कंपेयर करना आसान है। और जब आप आसानी से कंपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप उसके अगेंस्ट कुछ स्ट्रेटजीज़ को डेवलप कर सकते हैं, तो कंपटीशन को भी यहाँ से फ़रोग मिलता है। दिस इज़ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। रोबस्ट एंड साउंड, पायदार, अच्छा जिसमें एरर्स के चांसेस कम हो, लेस एरर्स। फिर इसके साथ हमारे पास होता है एक और सिस्टम, पर्सनल सिस्टम। पर्सनल सिस्टम, आपको मैं एक कहानी याद कराऊं। चैप्टर नंबर 8 किस चीज़ का था? ह्यूमन रिसोर्स का। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं, अगर एक कंपनी के पास 1.5 लाख एम्प्लॉय हैं, तो वो कंपनी के 1.5 लाख एम्प्लॉयज़ क्या कागज़ों में आएंगे? क्या इतनी बड़ी फाइल्स बनी होंगी? नहीं। एक्सेल की एक फाइल बनेगी जो कि साल साल चलेगी, और उस एक्सेल के अंदर एंट्रियां कौन पास करेगा बैठ के? वो मैनेजर या उसकी टीम। उसमें क्या क्या आएगा? एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का नाम, उसकी पिक्चर, उसके फादर का नाम, फादर या स्पाउस का नाम, उसका CNIC, ब्लड ग्रुप, और क्या आएगा? एजुकेशन की डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, कोई डिग्री वगैरह ली है तो वो कौन सी होगी, कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो वो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, अगर कोई उसके साथ बोनस तय हुआ है तो एक्सपीरियंस उसका पिछला कितना है और करंट कितना है। फिर उसकी अप्रेजल अगर हुई है तो क्या अप्रेजल अगर हुई है तो अप्रेजल क्या होता है? सर, अप्रेजल मीन्स के हर साल के बाद हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखी जाती है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बुरा। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो उसको हम डिफरेंट कैश बोनसेस देते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, दैट इज़ अप्रेजल। तो है डिफरेंट आप एम्प्लॉय देते हैं, वो आपको ज्वाइन करता है, और सारी चीज़ें कहाँ पे आएंगी? एक पर्सनल सिस्टम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कौन रिकॉर्ड करेगा? उस ह्यूमन रिसोर्स के अंदर काम करने वाली टीम, यानी कि HR की जो टीम है या जो HR मैनेजर उसको लीड कर रहा है, वो ये तमाम चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करेगा एक फाइल के अंदर बाय अप्लाइंग TPS। ये सारी चीज़ें फिर कहाँ पे जाएंगी? एक डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस का नाम क्या होगा? MIS। फिर मैनेजर को अगर कोई भी समरी चाहिए होगी, लेट से वही चेक करना चाहता है कि कितने लोग ऐसे हैं उसकी कंपनी में जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है, तो वो इस पे लगाएगा फ़िल्टर और डेटाबेस एक्सट्रैक्ट करके लेकर आएगी उन तमाम लोगों के नाम जिनकी सैलरी 25 से ऊपर है। तो ये हुआ है थ्रू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और अगर कंपनी का ओनर ये देखना चाहे तो उसको एक डैशबोर्ड शो होगा थ्रू एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज़रा किताब के पहले MCQ बजाएगा जो मैंने कल आपको होल्ड कराया था।
कल आपसे कहा था 2 से 14 तक करना है। आप ज़रा पहले MCQ पढ़िएगा। अ डैश सिस्टम, क्या लिखा हुआ है? बताइएगा इसका आंसर क्या है? पर्सनल। कौन सा है वो? HR के लिए कौन सा होता है? पर्सनल सिस्टम। HR के लिए कौन सा होता है? पर्सनल सिस्टम। तो ये वो सिस्टम है बेसिकली जो कि तमाम तर एम्प्लॉयज़ को रिकॉर्ड करके बैठा हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि एक एम्प्लॉय एग्जिस्ट नहीं करता मगर उसकी सैलरी जा रही है, और वो सैलरी किसके हाथ में जाएगी? जो उसकी सैलरी रिकॉर्ड करके भेज रहा है, और वो कौन होगा? गद्दार HR का मैनेजर। इसको हम कहते हैं गोस्ट एम्प्लॉयज़। कौन से एम्प्लॉयज़? गोस्ट एम्प्लॉयज़। यानी कि वो एम्प्लॉय जो कभी भी कंपनी में नज़र नहीं आते हैं मगर कागज़ों में आते हैं, और उनकी सैलरी भी कंपनी बर्दाश्त करती है। सर ये जो सैलरी वगैरह की डिडक्शन वगैरह भी होती है, ये कंपनी की तरफ से होती है या मैनेजर वगैरह? मैनेजर जो है वो सैलरी बना के भेजता है कि ये एम्प्लॉय जिसकी सैलरी लेट से 30,000 रुपया है, मिस्टर A है जिनकी फ़िक्स सैलरी है 30,000, ये फ़िक्स सैलरी है। इसी मिस्टर A ने ओवर टाइम लगाया है 5 घंटों का, और ओवर टाइम के पैसे हम देंगे 1,000 रुपये के हिसाब से, तो ये कितना बन गया? 5,000। मिस्टर A ने छुट्टियां की हैं पूरे महीने में 3। इस 3 की बाइफर्केशन ये है कि 2 अलाउड हैं मगर एक उसने जानबूझ के कर ली, ये अलाउ नहीं है। तो अगर 30,000 रुपया हो और 30 दिन हो तो पर डे 1,000, तो 1,000 रुपये यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। इसको ईद का बोनस भी जाएगा 4,000 रुपया, तो क्या बन गया? 30,000 जमा 5,000 35, 39, 38, तो उसको 38,000 रुपया पेएबल है बाय द कंपनी। ये रिकॉर्ड कौन बना के भेज रहा है? HR मैनेजर। अब अगर एक एम्प्लॉय मिस्टर A मौजूद ही नहीं है, ये है ही नहीं, ये काम नहीं करता, ये कभी आया था उसके बाद से वापस नहीं आया मगर कागज़ों में इसका नाम अभी भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये HR मैनेजर गलत पैसे कमा रहा है, हराम के पैसे कमा रहा है, एक ऐसे गोस्ट एम्प्लॉय से जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि कंपनी का जो ओनर है, जो कंपनी का ओनर है, जो उसका मालिक है, उसको नहीं पता, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर एम्प्लॉय से जाके मिले। उसको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि एम्प्लॉय में A काम कर रहा है, B कर रहा है, C कर रहा है, D कर रहा है, उसको बस काम से गर्ज है कि काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कौन? HR मैनेजर्स, और वो अपनी पसंद के लोगों को प्रमोट भी कर देते हैं, और ये वाले हराम काम भी साथ साथ जारी रखे होते हैं। कंपनी को पूरी सैलरी शो करवाई और आगे पूरी सैलरी शो कराई और आगे कुछ पैसे अपने जेब में डाल लिए। लेट से इसी की मिसाल ले लेते हैं, ये जो एक छुट्टी माइनस होनी है, ये शो करता है कि नहीं है, तो जो 1,000 रुपया कटा है वो उसके जेब में जाएगा। कंपनी से ले कितने? 39, पे कितने करे? 38, और 38 पे करते हुए भी उसके सर पे एहसान डाले कि मानो तुम्हारी ये 2 छुट्टियां बचा ली हैं। हालांकि इस एम्प्लॉय को ये नहीं पता कि ये ऑलरेडी क्या थी? अलाउड। क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को अपने राइट्स का पता नहीं होता, वो अननोन होते हैं अपने राइट्स को लेकर। ये कंपनी में शो हो जाता है, ये नहीं होता क्या? ऑडिट वगैरह में बिल्कुल शो हो जाता है, बिल्कुल शो हो जाता है। जब आप इस एरिया का ऑडिट करेंगे तो डेफिनेटली आप सबसे पहले क्या ओपन करेंगे?
इसका TPS, उसके बाद जाएंगे MIS पे, उसके बाद कहाँ जाएंगे DSS पे। हाँ जी, पकड़ने के लिए डेफिनेटली फिर ऑडिट क्यों होता है? ऑडिट का काम ही यही है कि उसने आके फ्रॉड्स और एरर्स और इस तरह की चीज़ों को ओवरकम करना होता है। अच्छा ये बताइए, मैं इस चीज़ को कैसे रोक सकता हूँ? क्या मेरे पास एक टूल ऐसा है जिससे मैं इस तरह के फ्रॉड को ओवरकम कर सकता हूँ? एक टूल है ऐसा, छोटा सा एक टूल है, TPS का एक टूल है, जिसको अगर मैं इनकॉर्पोरेट कर लूँ तो मैं कुछ हद तक इन तरह की चोरियों से बच सकता हूँ बीइंग एन ओनर। हाँ, TPS जैसा एक टूल है, मतलब TPS है एक टूल, उसको टूल का नाम बता दें। हर कंपनी में लगा होता है, दीवारों में लगा होता है। अटेंडेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस। फिर ये जो काम इस मैनेजर ने किया है ना, हर एम्प्लॉय की बैठ के सैलरी बनाई है, फिर ये नहीं बनाएगा। फिर ये बायोमेट्रिक डिवाइस एक्सेल की एक फ़ाइल जनरेट करेगी जिसके अंदर लिखा आ रहा होगा कि उसका आने का टाइम क्या था, उसकी जाने का टाइम क्या था, एम्प्लॉय आया भी था या नहीं आया था, एम्प्लॉय अगर आया था तो कितने दिन आया, कितना काम किया, ओवर टाइम किया तो कितने डेज ओवर टाइम किया। मगर मज़े की बात यह है कि वो भी तो एक एक्सेल की फ़ाइल है, चेंज तो वो भी हो सकती है, मगर हमारे पास एक एविडेंस तो है, हम कंपेयर तो कर सकते हैं। तो स्टिल वी हैव अ कंट्रोल कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं कि HR मैनेजर ने सही काम किया या नहीं किया। अब पढ़ते हैं पर्सनल सिस्टम। ये एग्जिस्ट करता है टू सपोर्ट HR मैनेजमेंट फंक्शंस इन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज ऑफ मेंटेनिंग एन अप्रोप्रिएट वर्कफोर्स। रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, प्रमोशन, ट्रेनिंग, पे, एक्शंस, रिकॉर्ड कीपिंग, डिसिप्लिनरी एक्शंस, रिडंडेंसी, पर्सनल मैनेजमेंट, ये आप पढ़ते रहिएगा। बात जो मैंने समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी है। दोनों बातें क्लियर हैं? तीसरा सिस्टम, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री सिस्टम। जगह हमारे पास है, यहाँ करते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड इन्वेंट्री। मुझे बताइए, इन्वेंट्री क्या करंट एसेट है या नॉन करंट एसेट है? चले, इन्वेंट्री क्या सेल होती है? स्टॉक जो पड़ा होता है उसको इन्वेंट्री कहा जाता है। इन्वेंट्री का मकसद क्या होता है? सेल करना। क्या इन्वेंट्री हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है? नहीं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है ना। ये कुर्सियाँ मैंने अगर मंगवाई हैं 50 कुर्सियाँ, तो मैंने बेचने के लिए मंगवाई है, मैंने कौन सा इसमें से हवा निकालनी है। तो अगर ये इन्वेंट्री मैंने बेचने के लिए मंगवाई है तो ये मेरा क्या है? करंट एसेट। और अगर ये मैंने कुर्सियाँ इस नीयत से मंगवाई हैं कि मेरे कंपनी के लोग बैठेंगे, तो उस वक्त ये क्या होगा? नॉन करंट एसेट। शुक्र है मेरे माल का। सर, ऑर्डर प्रोसेसिंग, आप में से होस्टलाइट कौन कौन है? वेरी गुड, हमारी मिसाल फिट बैठने वाली है। जब छुट्टियां होती हैं और आप लोग घर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं? मोबाइल के ऊपर एक ऐप खोलते हैं। उस ऐप के अंदर आपने कोई ना कोई बस या कोई ना कोई ट्रेन की बुकिंग करनी है। आपको उस ऐप पे क्या क्या शो होता है? नहीं, ज़बानी नहीं बताना, ज़रा ऐप खोल के बताइएगा मुझे प्लीज़। नेट है? मिस आप भी एक ट्रेन वाली खोल ले और एक बस वाली खोल ले, कोई भी। चलिए बस वाली खोल लें। किस शहर से किस शहर में जाना, यानी कि फ्रॉम दिस टू दिस। चलो हम लिखते हैं फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जाना भैया आपने? फ्रॉम लाहौर टू फैसलाबाद, FSD।
उसने पहला सवाल क्या पूछा आपसे कि आपने कहाँ से कहाँ जाना है। अच्छा, उसके बाद उसने टाइम दिया बसेस का कितनी जाएंगी, किस टाइम पे जाएंगी। यानी कि लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली जो बसेस हैं उसने उन बसेस की डिटेल आपको दे दी। पहली डिटेल है वो क्वांटिटी के अंदर कितनी शो हो रही है, कितनी शो हो रही है क्वांटिटी, कितनी बसेस हैं क्वांटिटी में कितनी है, 9 बसेस जा रही हैं। और क्या आपने टाइम भी डाला कि मैंने किस टाइम पे जाना है, ये आपने खुद ही टाइम शो कर रहा है, वो टाइम शो कर रहा है बस इसका। वो खुद से टाइम शो कर रहा है। क्या आपके पास टाइम डालने का ऑप्शन है, नहीं। चले मुझे ये बताइए आप आइडियली किस टाइम पे जाते हैं। मैं ऐसे 4:15 वाली बस पे जाता हूँ। आप जाते हैं 4:15 वाली बस पे, तो जरा देख के बताइए 4:15 वाली कितनी बसेस आ रही हैं। एक ही आ रही है, यानी कि इस 9 बसों में से एक बस ऐसी है जो कि 4:15 बजे लाहौर से फैसलाबाद ट्रैवल करेगी। और ये हम किस सर्विस की बात कर रहे हैं, न्याजी की बात कर रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं न्याजी एक्सप्रेस की। अच्छा, लेट्स से आपने जाना है इस संडे, तो क्या इस संडे पे आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, यानी कि आप अपना ऑर्डर फ्यूचर टाइम के ऊपर सेट कर सकते हैं। क्या आप अपनी पसंद की सीट चूज कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यू कैन डिसाइड सीट ऑफ योर चॉइस। क्या ये बस आपको रास्ते में कुछ खिलाती पिलाती भी है, कोक, ठीक है। यानी कि रिफ़्रेशमेंट आपने पूछा कि क्या मिलेगी, उन्होंने कहा जी रिफ़्रेशमेंट अवेलेबल होगी, कोक आपको देंगे मगर उसमें गैस अवेलेबल नहीं होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, सुने 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 सुने, बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं न्याजी एक्सप्रेस से कि आपने लाहौर टू फैसलाबाद जाना है 4:15 बजे और एक ही बस है। और नॉर्मली आपकी सीट आगे की होती है पीछे की होती है, मतलब सीट नंबर कौन सा चूज़ करते हैं नॉर्मली, इन जो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए। लेट्स से ये ज़रा चूज़ी हैं, इन्होंने कहा कि जनाब मुझे सीट नंबर 15 चाहिए और सीट नंबर 15 अवेलेबल भी है। तो इन्होंने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। जैसे ही इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया ऐप ने कुछ कहा होगा, पैसे पैसे तो दो। तो वो पैसों का सिस्टम उन्होंने इंटीग्रेट किया होगा। क्या किया होगा, इंटीग्रेट किया होगा, यानी कि उसको लिंक किया होगा, उसको जोड़ा होगा, लिंक किया होगा, जोड़ा होगा अपनी या अपने सिस्टम के साथ। अच्छा, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया उन्होंने आपसे कहा कि सर पैसे, और पैसे आप हमें जमा करा सकते हैं थ्रू जैज़ कैश, थ्रू इजी पैसा, थ्रू सादा पे, थ्रू नया पे, या मुख्तलिफ बैंक्स की आपको ऑप्शन दी होगी। और ये भी ऑप्शन होगी कि अगर आप कैश में पे करना चाहें तो अड्डे से आके आप टिकट ले लें और हमें कैश में पे कर दें। और अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो कम से कम आधा घंटा पहले आके अपनी टिकट हमसे ले लीजिएगा। ऐसे ही कुछ होता, सही जा रहा हूँ, ठीक। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रोसेसिंग, यू आर मेकिंग एन ऑर्डर टू न्याजी एक्सप्रेस कि जनाब मेरी डिटेल्स ये हैं, मैंने जाना है इस बस में इस टाइम पे इस सीट पे बैठ के, मुझे मेरा ऑर्डर प्रोसेस करके बताओ कि क्या तुम लोग जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अब अगर एक भी बंदा हो तो बस तो जाएगी जाएगी। दिस इज ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम।
विच इज़ इंटीग्रेटेड विद अ पेमेंट सिस्टम, जिसको जोड़ा गया है किसके साथ? एक पेमेंट सिस्टम के साथ। और डेफिनेटली ये जो पेमेंट सिस्टम होगा, चाहे कोई भी हो, इनका आपस में एक कनेक्शन होगा, कोई ना कोई कमीशन, ब्रोकरेज चार्जेस ये पे करते होंगे, तभी ये आपस में इंटीग्रेटेड जुड़े हुए हैं। अब इस पे भी आ रहा हूँ मैं। अच्छा सुने, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, गुज़िश्ता दौर में जब नेट नहीं था, ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तो क्या ये काम आप क्लास में बैठे बैठे कर सकते थे? आपको फिज़िकली जाना पड़ता, फिज़िकल जाके पूछना पड़ता, एक शख्स बैठा होता काउंटर के ऊपर, बड़ा ही कोई आवाज़ार किस्म का, सुबह का थका होता, एक हाथ में उसका सिगरेट होता, एक हाथ में उसकी चाय होती, बड़ा ही आवाज़ार सा मुंह बना के कहता, यार कोई बस नहीं जा रही, जाओ दिमाग ना खाओ मेरा। फिर आप उसके साथ मिन्नत करते, उसकी समाजत करते, उसको मनाते, तो वो उठता कुर्सी से, इतवार वाली सेक्शन में जाता, वहाँ से एक फ़ाइल निकालता, फ़ाइल निकाल के देखता कि हाँ जी कोई बस जा रही या नहीं जा रही। फिर वो देखता कि क्या उस बस में सीट अवेलेबल है या नहीं है। फिर वो आपसे बहस करता कि भाई ये वाली सीट तो फिक्स हुई हुई है, आप कहते नहीं मेरे से ज़्यादा पैसे ले लो, ये कर दो वो कर दो। उसमें आपको 2-3 घंटे कहीं नहीं गए। मगर अब विद IT आपने 2 से 3 मिनट में ना सिर्फ ऑर्डर प्लेस कर दिया, बल्कि पैसे भी उसके अदा कर दिए, एंड नाउ यू आर रेडी टू गो। 2 से 3 घंटे का काम हो गया 2 से 3 मिनट के अंदर, और आपने ज़रा सी भी मेहनत मुशक्क़त इसके लिए नहीं की। तो क्या ये फ़ायदा हुआ आपको? अच्छा, एक और भाई जिन्होंने इसी बस में ट्रैवल करना है, इसी टाइम पे ट्रैवल करना है, उनको भी सीट नंबर 15 चाहिए थी, मगर अब जब उन्होंने लॉगिन किया आपके प्लेसमेंट के 5 मिनट के बाद, उनको ये सीट नंबर 15 अवेलेबल नहीं नज़र आएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बुक हो गई है, क्योंकि TPS ने एक हरकत की, TPS ने रियल टाइम प्रोसेसिंग के साथ उस सीट नंबर को ब्लॉक कर दिया कि अब इस सीट का मालिक हमें मिल गया है, अब इस सीट के ऊपर कोई और बंदा आके ना तो बैठ सकता है और ना ही इस सीट को बुक करवा सकता है। दिस इज़ हाउ TPS हैज़ वर्कड। इस इन्वेंटरी सिस्टम को उसने कहा कि भाई अब ये सीट नंबर 15 अवेलेबल फॉर यूज़ नहीं है, अपने रिकॉर्ड में से इस सीट नंबर 15 को माइनस करके दिखाना, अब ये हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल नहीं है, अब ये सीट नंबर हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल नहीं है। इसी तरह जब आप लोग दराज पे जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट आइटम्स आ रही होती हैं, वहाँ पे कुछ लिखा होता है अवेलेबल इन स्टॉक। वो कब आता लिखा हुआ? जब वो जिस स्टॉक में पड़ी हो, और अगर वो जिस स्टॉक में ना हो तो लिखा होता है सोल्ड आउट या विल बी रिटर्न लेटर, या जब आएगी हम आपको आगाह कर देंगे। ये जो आगाह करने वाला रूल है, इट इज़ नाउ अगेन इंटीग्रेटेड विद योर ईमेल। आगाह किस पे करेगा? ईमेल आती है कि अब ये स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, अब आप आए और आके इसको परचेज कर लें। तो ये सारे सिस्टम्स आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं। अच्छा, फिर आपने तो अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, क्या न्याजी वालों की ये सेल है? क्या न्याजी वालों की ये सेल है? तो क्या न्याजी वालों का इसके साथ ये सिस्टम भी काम करेगा? क्या वो एंट्री रिकॉर्ड कर लेगा, डेटाबेस में जाएगी, एक सेल रिकॉर्ड हो गई, तो ये क्या है? आपस में इंटीग्रेट हो गया, आपस में लिंक कर चुका है। आए फूड पांडा पे चलते हैं।
फूड पांडा पे आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है KFC, नहीं KFC नहीं करते हैं, आपने ऑर्डर प्लेस करना है मास्टर बिरयानी पे। मास्टर बिरयानी की एक बड़ी मशहूर बिरयानी है, क्या कहते हैं उसको, किसी ने खाई हो कभी? क्या ना माने भी नहीं पता। चले ये बता दें, कोई मिसाल चेंज कर लेते हैं, आपके नज़दीक कोई ऐसी अच्छी डिश जो कि बहुत ही अच्छी हो, जो कि आप मुझे भी खिलाने में इंटरेस्टेड हो बाद में, है कोई जो कि आपको मिल जाती हो फूड पांडा पे इजीली? पिज़्ज़ा ऑनलाइन कर लें, पिज़्ज़ा ऑनलाइन फ्लेवर बता दें जरा, थका हुआ फ्लेवर निकाल लेना। अच्छा बहस नहीं करनी, फ्लेवर बताना है। स्टफ्ड कबाब, स्टफ्ड क्या? कबाब। स्टफ्ड कबाब। जनाब आपने फूड पांडा खोला और फूड पांडा खोलने के बाद आपने अपनी जेब देखी, जेब में थे 100 रुपये, आपने कहा मैं कितने फंस गए हैं, ना पिज़्ज़ा ना KFC ना मैकडोनल्ड्स कुछ भी नहीं। आपने कहा यार फूड पांडा पे देखते हैं अच्छे दाल चावल कहाँ से मिलते हैं। 80 रुपये, सुन ले यार, 80 रुपये के आपको मिल गए एक दाल चावल, और आपको फूड पांडा की तरफ से एक वाउचर आया हुआ था कि डिलीवरी फ्री। हुनर आम है। अच्छा डिलीवरी फ्री थी मगर आपकी जेब में थे 100 रुपये। तो आपने क्या किया, आपने वो ऐप खोली। वो ऐप बेसिकली आपका ऑर्डर लेने के लिए आई है। उस ऐप ने आपके ऑर्डर को क्या करना है, प्रोसेस करना है। जनाब आपने वो ऐप खोली, आपने अपनी डिटेल्स दी, आपने कुछ अपनी डिटेल्स थोड़ी बहुत डाली एक पर्सनल सिस्टम के अंदर कि मेरा नाम ये है, मेरा CNSE ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरा डिटेल्स वगैरह ये है, मुझे यहाँ पे इस एड्रेस पे ये चीज़ प्रोवाइड कर दो। चीज़ कौन सी है वो आपने चूज़ कर लिया, कलंदरी के दाल चावल विद शामी। आपके पास 20 रुपये बच गए थे ना, तो वो आपने इसमें से शामी का एक शशका भी ऐड कर दिया। मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। अच्छा आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये ऑर्डर किसके पास जाएगा? क्या फूड पांडा के पास जाएगा या उन कलंदरी वालों के पास जाएगा? ये दोनों के पास जाएगा, उनके पास भी जाएगा और पांडा वालों की डेटाबेस के अंदर भी होगा। दोनों आपस में क्या है, लिंक्ड है। तो एक के पास चला गया ऑर्डर की प्रोसेसिंग के लिए और एक के पास चला गया इन्वेंट्री के लिए। अब एक दाल चावल का पैकेट उन कलंदरी वालों को अपने स्टॉक में से माइनस करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम फूड पांडा वाले आपके ऑर्डर को प्रोसेस करके एक राइडर भेजेंगे किसके पास, कलंदरी वालों के पास। सो दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स, दिस इज हाउ द सिस्टम्स आर आपस में जुड़े हैं, इंटीग्रेटेड हैं। और कलंदरी वाले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम में जाके अपनी एंट्री भी रिकॉर्ड कर लेंगे एक सेल की। इसी तरह फूड पांडा वाले भी सर्विस की एक एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमने कलंदरी से इस ऑर्डर के पीछे 7 रुपये कमा लिए। एक मिसाल दे रहा हूँ अमाउंट की। तो ये तमाम सिस्टम्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं, आपस में जुड़े हैं, तभी ये चीज़ें आपको बड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। आइए पढ़ते हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम। अच्छा पता नहीं ये मोबाइलों को आजकल क्या है कि आप कुछ भी बोलें ना तो आपको सर्च में भी वैसे दिखानी शुरू कर देता है। ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है जो कि आपकी वॉइस को या आपकी सर्च को कैप्चर करके आपको वो चीज़ें दिखाना शुरू करता है जो कि आप उस वक्त लेने में इंटरेस्टेड हैं। और इस चीज़ के लिए कंपनियां अच्छा खासा पैसा खर्च करती हैं ताकि कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हो। फिर जब आप एक कंपनी का डाटा खोलेंगे ना तो मल्टीपल कंपैटिटर्स का डाटा आपको साथ साथ शो होना शुरू हो जाता है। फिर एक ऐसी वेबसाइट भी आती है जो कहती है कि जनाब आए मैं आपके इन तमाम डाटा को पकड़ के कंपेयर करती हूँ कि आपको क्या कहाँ से सस्ता मिल जाएगा। ये गिर जाएगा, नहीं बच गया।
सर इट कैप्चर्स ऑर्डर डाटा फ्रॉम कस्टमर सर्विस एम्प्लॉयज और फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली। डाटा को स्टोर करता है ना सेंट्रल डाटाबेस, वो कौन सी है? MIS। एंड सेंड्स ऑर्डर इंफॉर्मेशन टू द अकाउंटिंग एंड शिपिंग डिपार्टमेंट। दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए। एक जिसने सामान लेकर आना है शिपिंग, वो कौन सा हो गया आपका? फूड पांडा। हाँ जी। और एक जिन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड करनी है वो कौन सा हो गया? कलंदरी वाले। ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है, अच्छा आप मजे की बात है कि अपना ऑर्डर बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं कि मेरा फूड पांडा वाला कहां तक पहुंचा है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर। अच्छा मजे की बात, कभी कभी आप अच्छे रेस्टोरेंट में कॉल करें ना, तो वो अच्छा रेस्टोरेंट आपको नाम से पुकारेगा। अगर आप मंगाए ना कुछ कभी KFC से, तो KFC वाले आपको आपके नाम से पुकारेंगे कि सर बताइए आप XYZ बात कर रहे हैं, सर आपका ऑर्डर आपके घर के एड्रेस पे भेजना है या आपके ऑफिस के एड्रेस पे भेजना है। फिर क्या आप लाहौर से बात कर रहे हैं या इस्लामाबाद में मौजूद एक होटल में आपने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था वहाँ तो नहीं भेजना। तो उनके पास ये तमाम कस्टमर का डाटा अवेलेबल होता है। इसको कहते हैं CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लिख लें, ये किताब में नहीं है, एक और सिस्टम भी होता है CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इससे कस्टमर बड़ा हैप्पी होता है और वो सुकून में आता है, क्योंकि उसके पास टेंशन लेने का तो टाइम है ही नहीं कि खाना अच्छा आएगा बुरा आएगा, टाइम पे आएगा नहीं आएगा। उसको पता है कि अगर मैं एक ब्रांड से ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरा खाना ना तो ख़राब होगा और टाइम से पहुँच भी जाएगा विद ऑल कटलरी। कटलरी कहते हैं चमचे, छुरियाँ, चाकू वगैरह। मैनेजमेंट CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर इंटेलिजेंट सिस्टम्स आपस में मजीद इंटरलिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुर्सियां मैंने दराज से ऑर्डर की कि जनाब मुझे ये 50 कुर्सियां चाहिए। आप उनके सब हैं सप्लायर, आपके पास स्टॉक में पड़ी हुई हैं 70 कुर्सियां, मुझे कितनी चाहिए? तो क्या उतनी मेरे लिए बहुत है? 70 में से 50 मिल जाएंगी। ठीक, इन कुर्सियों के लिए आप पूरे पाकिस्तान में फेमस हैं और ना सिर्फ मैं बल्कि ये 4 ख़वातीन भी आपसे वो कुर्सियाँ ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं। इसमें कोई मजाक वाली बात तो मैंने नहीं की। अच्छा खैर, तो जनाब आपके पास तो है 70, 50 मैं लेके जा रहा हूँ, पीछे कितनी रह गई हैं? 20। इन्होंने क्या किया होगा अगर ये ज़रा से अक्लमंद हैं तो? इन्होंने अपने पीछे सप्लायर के साथ एक सेटिंग की होगी। इन्होंने अपना ऑर्डर का सिस्टम और उसका परचेज का सिस्टम जोड़ा होगा और सिस्टम में कमांड ये दी होगी कि अगर किसी भी टाइम पे मेरे स्टॉक में ये कुर्सियां 30 से कम हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हें ऑर्डर निकल जाएगा कि तुम 50 कुर्सियां मज़ीद मेरे वेयर हाउस में भिजवा दो। ये आपके सिस्टम ने उसके सिस्टम के साथ सेटिंग की हुई है। तो सेटिंग कभी कभी अच्छे कामों के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये तो अच्छे बच्चे हैं, तभी तो मैंने इनकी मिसाल दी है। तो दिस इज हाउ द सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री ऑल्सो वर्क्स। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के इन्वेंट्री सिस्टम के साथ लिंक किया हुआ है कि जैसे ही मेरे स्टॉक में इतनी क्वांटिटी से ऑर्डर कम हो, फ़ौरन से तुमने मुझे उतनी क्वांटिटी का माल मेरे वेयर हाउस में पहुंचा देना है। मेरी एक्सेप्टेंस का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक बिज़ी बंदा हूँ। मैं शायद अपने वेयर हाउस में जाके देखूँ भी ना कि क्या है क्या नहीं है, मगर मेरे पास क्या है?
और पैसा अगर है तो आपके सारे काम ऑटोमेट कर देता है। डन। अब पढ़ते हैं। टाइम हो गया 1:30 बजे तक है, 1:30 बजे तक। ठीक है, आप 1 बजे के बाद क्लास में से बाहर जा सकते हैं। सर पढ़िएगा, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। इट इज अ सिस्टम विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजिंग अ कंपनीज इन्वेंट्री, परचेजिंग, शिपिंग, रिसीविंग, ट्रैकिंग, वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज वगैरह। ये हमेशा आपको जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री बताएंगे ना, दैट शुड बी एक्यूरेट, ताकि किसी भी टाइम पे रियल टाइम प्रोसेसिंग के साथ कस्टमर को पता हो कि वो वहाँ से सामान परचेज कर सकता है या नहीं। अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा कमाना, मैक्सिमाइज करना अपने रिसोर्सेज को। एक्यूरेटली रिपोर्ट करता है करंट लेवल ऑफ इन्वेंट्री। अगर ऑर्डर ज़्यादा है, सामान नहीं है, तो आपके सप्लायर को फ़ौरन से ट्रिगर कर देगा कि भाई ऑर्डर आ चुका है, मुझे ये सामान फ़ौरन से पहुंचाओ। इन्वेंट्री की ट्रैकिंग, फिर ये आपको हेल्प करता है एनालिसिस बना के देने में कि मेरा कौन सा सामान कितने टाइम पे बिका है, किसकी मार्केट में वर्थ ज़्यादा है, कौन सा मेरा हाई सेलिंग आइटम है, कौन सा लो सेलिंग आइटम है। सप्लायर के साथ खुद ही से डीलिंग करता रहेगा, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स को मेंटेन करेगा। और कभी आप लोगों ने फार्मेसी का सफ़र किया? फार्मेसी गए कभी? वहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ पड़ी होती हैं और छोटे छोटे से रैक्स होते हैं, दवाइयों का साइज़ भी इतना ही होता है, पैकेट का साइज़, मगर वो बंदा फ़ौरन से उसी एग्जैक्ट जगह पे पहुँच के एग्जैक्ट दवाई निकाल के लेकर आता है। ये कैसे होता है? जिस कंपनी की दवाई होती है उसके अलग अलग खाने बने होते हैं। एक ये पैटर्न भी होता है, कभी कभी पैटर्न अल्फ़ाबेट का भी होता है। तो लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री कहाँ गया? लोकेशन ऑफ इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड टू इंश्योर कि वो इजीली फाइंड हो जाए विद एफिशिएंसी। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपसे पूछ ले कोई एक फ़ायदा दे के बताएं ये किसका फ़ायदा है, तो वो आपने फिर उसको बता देना है, या तो आपने वैसे भी नहीं करना होता। अब लोग आते हैं कहानियाँ सुनने के लिए। इंटीग्रेटेड सिस्टम के ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये वो सिस्टम है जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी है, पर्सनल भी है, इंटीग्रेशन भी है, ऑर्डर भी है, इन्वेंट्री भी है, कैश भी है, सब कुछ है। ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इसकी शक्ल आपको दिखाता हूँ, बल्कि बोर्ड पे क्यों, दौर तो जदीद है। कोई बात नहीं, शायद आपसे लिखवाना पड़ जाए मुझे। अच्छा जी, तब तक आप एक काम करें, इसको छोड़ के बाकी सारा रीडिंग कर लें, तब तक मैं आपके लिए एक सेटअप करता हूँ। SAP, जिसको हम उर्फ़ आम में सैप भी बोल जाते हैं। ये दो हैं, एक SAP है, एक ओरेकल है। आपकी बड़ी ऑडिट फर्म है जो कि टॉप 3 में आती है, दैट इज़ फर्ग्यूसन। वो इम्प्लीमेंट करती हैं ओरेकल, और हॉर्वथ क्रो, हुसैन चौधरी या क्रो इम्प्लीमेंट करती है SAP। और SAP की भी आपके दो टाइप्स हैं, एक बिजनेस वन और एक ऑल इन वन। इसको हम कहते हैं SAP B1, पूरा लिख देता हूँ। एक है हमारे पास ओरेकल और एक है SAP B1 और SAP A1। ये आपकी करती है फर्ग्यूसन
और ये नॉर्मली क्रो हुसैन चौधरी। B1 स्मॉल टू मीडियम साइज्ड कंपनीज के लिए होता है और ऑल इन वन इज फॉर लार्ज सेटअप्स। तो ये है स्मॉल टू मीडियम साइज्ड एंटिटीज और ये नॉर्मली होता है फॉर लार्ज सेक्टर्स। अच्छा, दोनों ओरेकल भी और SAP भी आप इसको अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकते हैं। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, ऑर्डर टेकिंग भी कर सकते हैं, आप इसमें पर्सनल सिस्टम भी मेंटेन कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड भी होता है, इसकी एक मोबाइल ऐप भी होती है, इसमें कैश बैंक भी मेंटेन हो रहा होता है। आप इसको यूज़ करते हुए सेल्स, परचेजेस, एक्सपेंसेस, इनकम सब कुछ आप इस एक सॉफ्टवेयर में फेंकते जाते हैं। इसका नाम क्या है? ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। कुछ इतने, हाउ स्वीट ऑफ यू, कोई लाजमी मेरे से बाहर काम होगा आप लोगों को। कुछ इतने इसके मॉड्यूल्स होते हैं: परचेजिंग, सेल्स, आइटम्स, इन्वेंट्री, प्राइसिंग, बैंकिंग, फाइनेंशियल। फिर आप अपना ईयर एंड चूज़ करते हैं, कंट्रोलिंग रिपोर्ट निकाल सकते हैं, प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन देख सकते हैं, अपने मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डाटा इसमें से निकाल सकते हैं, इसको डाटा इनपुट कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसके अंदर, आप कुछ भी कर सकते हैं। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है जर्मनी का और हर कंपनी को परचेज़ करने के लिए लाखों के लाइसेंसेस खरीदने पड़ते हैं। अच्छा जी, लेट्स शो यू समथिंग। बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। इसके कुछ फॉर्म्स याद होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम समथिंग लाइक अकाउंट्स पेएबल प्रोसेसिंग। दिखाना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर ये चल जाए सही। जालिम हो गया, चलो छोड़े। आई विल रिकॉर्ड समथिंग फॉर यू, आई विल रिकॉर्ड समथिंग फॉर यू। टाइम भी शॉर्ट है। कहना ये चाह रहा हूँ कि एक अच्छा ERP सेटअप, एक अच्छा ERP सेटअप आपकी मुश्किलात को बहुत ही हद तक रिजॉल्व कर लेता है। I will record. That allows an organization to use a system of integrated applications to manage the business and automate many back office functions. It provides a single information system और ये ओवरऑल पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करके बैठा होता है। तमाम द डिपार्टमेंट्स आपस में सिंक्ड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि आप मैन्युफैक्चरिंग में, ह्यूमन रिसोर्स में, अकाउंटिंग में, रिपोर्टिंग में, किसी भी जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिजनेस के तमाम फ्लोज को बहुत इजीली मैनेज करता है। यू कैन सिंपली से कि जितने भी आपने सिस्टम्स पढ़े हैं ना, उन सब की सारी बातें जोड़ दें, इट वुड बिकम एन ERP सिस्टम। और टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं, पाकिस्तान में बस ये 2 ही फर्म्स हैं जो कि ERP के अंदर आर्टिकल्स भी करवाती हैं। ऑडिट आप लोगों का मैक्सिमम का शौक होगा, हमने आर्टिकल्स करने हैं किस में? ऑडिट में। क्यों करने हैं ये नहीं पता, मगर करने हैं ऑडिट में। क्यों करने हैं? किसी से सुना था, वहाँ पे मज़े होते हैं, वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। नो डाउट वाकई में बहुत मज़े होते हैं, वाकई में सीखने को मिलता है, मगर हर अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी है। टाइम का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यहाँ पे जाने का टाइम है, आने का टाइम नहीं है।
और अगर आप क्लाइंट पे हैं तो आप क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक मूव करेंगे। सैटरडेज नॉर्मली ऑडिट वालों के ऑन होते हैं। ERP में और टैक्स में आपको थोड़ा सा पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑडिट फर्म्स। तो खैर ये बातें हम डिटेल में करते रहेंगे। टाइम पे तो हर जगह पर ही है। नहीं तो ज़्यादा ERP के अंदर नहीं होता, क्योंकि ERP के अंदर आपने अराउंड 3 to 4 मंथ्स के अंदर एक पूरा सिस्टम डेवलप करके आना होता है, और नॉर्मली उसके अंदर आप डेडिकेटेडली कर 4-5 घंटे भी टिक के काम करें ना, तो आप इजीली उसको टाइम पे पूरा कर सकते हैं। हाँ, ऑडिट में आप लार्जली डिपेंड कर रहे होते हैं रात के होने पे, क्योंकि दिन में तो कंपनी अपने अपने काम कर रही हैं। दिन में अगर उन्होंने आपको सपोर्ट करना शुरू कर दिया तो फिर अपने काम कब करेंगी वो? तो वो काम होता है रात का, सुकून वाले टाइम का। ये काम तो आप दिन में भी एक बंद कमरे में बैठ के ईजिली कर सकते हैं। तो ERP के ऊपर अब मेरी तरफ से एक वीडियो है जो कि आप तक पहुंच जाएगी। इसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं कि ये सिस्टम्स चलते कैसे हैं, वर्क कैसे करते हैं, ताकि आपको एक अच्छी सी उसकी हो सके। डन? जो भी होता है 8 हमारे पूरे हुए, पीछे रह गए 2, एक 9वां और एक 10वां। ज़रा 10 जाके खोलिएगा, खोलें तो सही। चैप्टर 10 में ना किताब को पता नहीं कुछ होता है, अचानक से वो समझती है कि बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। आपको 4 सिस्टम्स के बारे में बताती है, फार्मेसी, टेक्सटाइल, और कौन कौन से हैं, बिजली पानी, इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। काश बचपन में मुतालिया पाकिस्तान आप लोगों ने पढ़ी होती, काश। तो मुझे ये ना कहना पड़ता कि यार अब आप लोगों को ये भी पढ़ाऊँ कि बिजली कैसे बनती है, पानी कैसे आता है, फार्मेसी का बिजनेस कैसे कैसे होता है। तो किताब ने आपको समझा के पता नहीं पहले 8 चैप्टर पढ़ के बच्चा कहाँ तक पहुँच गया है। तो आपको कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में ओवरव्यू दे रही है। 4 इंडस्ट्रीज़ हैं और हमारे पास 3 दिन है, और चैप्टर में कुछ भी नहीं है। एक दिन एक इंडस्ट्री करेंगे और एक दिन में 2 भी कर लेंगे। डन? अभी कर लेंगे। टाइम तो है बस। आज प्रैंक हो गया हमारे साथ। क्या हो गया? सर 3 चैप्टर थे टेस्ट में, और एक ही 25 MCQ से, और एक ही चैप्टर में से 20 MCQs आए। किसमें? किसमें? चैप्टर नंबर 4 में से। आई डू बी में ना? तो प्रैंक तो नहीं हुआ, वो तो मैंने खुद किया है। और 8वां चैप्टर इंक्लूड ही नहीं था। मैंने कहा था 4, 7, 8। तो चलो वो नहीं भी था, 7, 8 नहीं भी था, पढ़ा तो हुआ था ना। तो फिर ओके जी, तैयारी तो कर रही है। अल्लाह दे वाले।